Hello students, welcome to the 8th lecture of the chapter Chemical Coordination and Integration. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में समझेंगे। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में समझेंगे। ये पार्ट 1 है। लेक्चर नंबर 9 में इसका पार्ट 2 आएगा जहाँ पे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए चलो बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं थायराइड ग्लैंड का। चलिए स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अभी अभी हम बताओ कौन कौन से ग्लैंड को कंप्लीट करके आए। आपने पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट कर लिया, हमने हाइपोथैलेमस के बारे में भी पढ़ लिया। अब थायराइड ग्लैंड के कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो इसका ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। ठीक है, आपको पता है एम्ब्रायनिक स्टेज के समय 3 जर्म लेयर बनते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। और जो थायराइड ग्लैंड है इसका डेवलपमेंट एंडोडर्म जर्म लेयर से होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ओरिजिन, थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन एंडोडर्मल है। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले अच्छा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो कह देना उसे पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई आपसे पूछ ले लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसे कह देना थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये अकेला एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन को स्टोर करता है। देखिए, और बाकी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करेंगे, हार्मोन का सिंथेसिस करेंगे। जो भी फलाना हार्मोन उस ग्लैंड में बनना होगा वो हार्मोन बनेगा और उसी समय उस हार्मोन का सिक्रीशन भी हो जाएगा ब्लड में। ठीक है, और ब्लड से वो हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगा। लेकिन थायराइड ग्लैंड ही एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो अपने हार्मोन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करेगा और उसको स्टोर करके भी रखेगा अपने अंदर। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से थायराइड हार्मोन को थायराइड ग्लैंड ब्लड में सिक्रीट कर देगा और फिर वहाँ से थायराइड हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशन को स्टोर करता है। ठीक, अब देखिए लोकेशन की बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड के पहले स्ट्रक्चर समझो। ये 2 लोब के बने होते हैं, एक लेफ्ट लोब, एक राइट लोब। ठीक है, और ये दोनों लोब, थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब ट्रैकिया के ईदर साइड पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ट्रैकिया के राइट साइड की तरफ थायराइड ग्लैंड का राइट लोब होगा और ट्रैकिया के लेफ्ट साइड की तरफ थायराइड ग्लैंड का लेफ्ट लोब होगा। तो थायराइड ग्लैंड इज 2 लोब स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 लोब ग्लैंड यानी कि बाइलोब्ड होते हैं। मैं लिख सकता हूं बाइलोब्ड होते हैं। और एक और बात, जो दोनों लोब्स है थायराइड ग्लैंड का आर इंटरकनेक्टेड विथ अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक पतला सा कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम इस्थमस कहते हैं। इस्थमस एक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ठीक है, एक पतला सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। ये दोनों लोब, थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब के बीच में प्रेजेंट होता है और कहा जाता है कि यही इस्थमस से जो दोनों लोब है थायराइड ग्लैंड के वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जोड़ कर दोनों लोब को रखने का काम करता है इस्थमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ थायराइड। ये क्या आ गया, पैराथायराइड क्या? अरे देखो, पैराथायराइड भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की तरफ होते हैं। ऑलराइट, तो पैराथायराइड के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। थायराइड का भी मैंने ओरिजिन बताया था, क्या होता है, एंडोडर्मल। आगे चलकर मैं आपको पैराथायराइड ग्लैंड भी पढ़ाऊंगा, इसका ओरिजिन भी एंडोडर्मल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सुनिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, ये आपका वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड। ठीक है, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर ट्रैकिया प्रेजेंट है और ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पर देखो ये थायराइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब सुनिए, ये थायराइड का एक लोब है और ये थायराइड का दूसरा लोब है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी ने इस तरीके से लेबलिंग की है, दोनों लोब को दिखाया है थायराइड ग्लैंड के। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज सुनो, ये वेंट्रल साइड है, सामने का हिस्सा। सामने से अगर आप देखोगे अपने थायराइड को तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक, अब सुनिए, यहाँ पे मैंने ये राइट लोब बना दिया। ट्रैकिया के राइट साइड पे राइट लोब प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लोब प्रेजेंट है और दोनों लोब आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय इस्थमस। ये एक थिन फ्लैप है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, जो कि दोनों लोब को आपस में इंटरकनेक्ट, जोड़ कर रखने का काम करता है। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, ये आपको कुछ थायराइड ग्लैंड जो है ये कुछ आपको बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है क्या?
बटरफ्लाई की तरह। जैसे ये मान लो ये बटरफ्लाई के 2 पंख हो, ठीक है, ये बॉडी है, ऑलराइट, और ये 2 पंख है। तो कहा जाता है थायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये बटरफ्लाई शेपेड होते हैं, ये एच शेपेड भी होते हैं, एच, ठीक है, एच शेपेड, ऑलराइट। चलिए आगे, अब डॉर्सल साइड देखिए थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड के पीछे के तरफ, ठीक है, ये पीछे वाला हिस्सा है, पीछे से देखोगे तो थायराइड ग्लैंड ऐसा नजर आएगा, ठीक है। पीछे से ये दोनों लोब आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। सामने से देखो दोनों लोब इस इस्थमस से कनेक्टेड है, वेंट्रल साइड, लेकिन पीछे से दोनों लोब आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, सिर्फ सामने से कनेक्टेड होते हैं ये दोनों लोब। और देखिए यहाँ पर ये आपको ओवल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ओवल लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ, इसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसे हम कहते हैं पैरेथ हार्मोन, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ऑलराइट। इसका ओरिजिन भी कैसा होता है, एंडोडर्मल। अब देखो हर एक लोब, थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऑलराइट। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये छोटे छोटे 4 ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, ऑलराइट, जो आपके थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ प्रेजेंट होंगे। जो राइट लोब है यहाँ पर आपको ये 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड मिलेंगे, ठीक। और जो लेफ्ट लोब है, एल एल मतलब लेफ्ट लोब, यहाँ पर भी आपको 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड मिलेंगे। तो हर एक लोब, थायरॉयड ग्लैंड के हर एक लोब पे आपको ये 2 ऐसे छोटे छोटे ओवल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, ऑलराइट। समझ में आया? चलिए अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट इस स्लाइड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्लाइड इंपॉर्टेंट होता है मैं पहले ही आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो एकदम अलर्ट हो जाओ, पूरे फुल फोकस से समझो, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। मैं आपको अब थायराइड ग्लैंड के कट सेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड का हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, ठीक है। देखिए ये आपका थायराइड ग्लैंड है, एच शेपेड है, ऑलराइट, एच शेपेड, बटरफ्लाई शेपेड। अब मैं इसको यहाँ से काटूंगा, ऑलराइट, यहाँ से काटा, और फिर हम काट के इस स्ट्रक्चर को अलग कर देंगे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को अंदर की तरफ देखेंगे, ये इस तरीके से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से काटोगे तो ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करोगे इसको, ठीक है, तो आपको ये कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हमने सेक्शन लिया थायराइड ग्लैंड का? अब सुनिए, अब मैं जो आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो है ये कि द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। फॉलिकल्स को मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, स्ट्रोमल टिश्यू को मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है। अभी मैं आपको समझाऊंगा हाईलाइट मैंने क्यों किया, इसके पीछे एक पर्पस है। पहले तो ये समझो, थायराइड ग्लैंड का जब कट सेक्शन लोगे तो थायराइड ग्लैंड के कट सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा कि अरे ये थायराइड ग्लैंड में तो बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट है और स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है, और इन्हीं दोनों से ये थायराइड ग्लैंड बना है, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये स्ट्रोमल टिश्यू को दिखाया है, ठीक है। स्ट्रोमल टिश्यू, ये जो ब्लू 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 कलर का जो पूरा हिस्सा है, जो मैट्रिक्स है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, ऑलराइट। अब ये जो स्ट्रोमल टिश्यू है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। इट इज कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो स्ट्रोमल टिश्यू किसका बना हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। सुनो, थायराइड ग्लैंड किसका बना है, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, और स्ट्रोमल टिश्यू किसका बना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इसे बहुत सारे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एंड स्ट्रोमल टिश्यू इज द लिक्विड पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और इसी स्ट्रोमल टिश्यू में आपको बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स भी नजर आएंगे, ब्लड वेसल्स भी नजर आएंगे। समझा पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्ट्रोमल टिश्यू में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पहला बात तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ब्लड वेसल्स का भी बना होता है, ठीक है। स्ट्रोमल टिश्यू में आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स नजर आएंगे, ठीक। साथ ही साथ स्ट्रोमल टिश्यू इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। स्ट्रोमल टिश्यू में आपको बहुत सारे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ क्लस्टर्स है, सम सेल्स का, कुछ सेल्स का क्लस्टर्स है, इस तरीके से कुछ सेल्स ऐसे क्लस्टर की तरह प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल। तो जितना भी हिस्सा स्ट्रोमल टिश्यू का है उन सबको मैंने ऑरेंज में हाईलाइट किया। तो बताओ स्ट्रोमल टिश्यू का क्या क्या हिस्सा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है स्ट्रोमल टिश्यू, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलिए
साथ ही साथ स्ट्रोमल टिश्यू में आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स भी नज़र आएंगे। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बताओ। ये तो एकदम आसान है, टफ है ही क्या यहाँ पे, ठीक है। अब सुनिए, बात करते हैं फॉलिकल्स की। अब आते हैं फॉलिकल्स पे, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू वाला पार्ट तुमने समझ लिया, अब थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स वाले पार्ट की बात करते हैं। तो जो फॉलिकल है, जितने भी फॉलिकल्स है, ठीक है, ये सब मिलकर ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रोमल टिश्यू कौन बना रहा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, कुछ ब्लड वेसल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स। और थायराइड ग्लैंड का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो कौन बना रहा है? फॉलिकल्स, जो कि थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है। जैसे कि ये देखो, ये बड़ा सा थायराइड फॉलिकल, ये एक थायराइड फॉलिकल है, ये एक थायराइड फॉलिकल है, ये एक थायराइड फॉलिकल है। और थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या बना रहे हैं? थायराइड ग्लैंड के ग्लैंडुलर टिश्यू को बना रहे हैं। थायराइड ग्लैंड के स्ट्रोमल टिश्यू को कौन बना रहा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक। चलिए, अब इस थायराइड फॉलिकल के बारे में कुछ जाना जाए। ये जो यहाँ पे आपको थायराइड फॉलिकल नज़र आ रहा है, इस थायराइड फॉलिकल्स पे यहाँ पे ये कुछ सेल्स नज़र आएंगे आपको। ये सेल्स को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। अरे, थायराइड फॉलिकल का सेल फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है। ये फॉलिकुलर सेल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली में क्यूबॉइडल इपिथीलियम के सेल्स होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल इपिथीलियम। और ये जो फॉलिकुलर सेल है, ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं और बीच में एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को हम कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक बात कि जो फॉलिकुलर कैविटी है उसके आजू बाजू क्या प्रेजेंट है? फॉलिकुलर सेल, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो बताओ, इतना समझ में आया? कुछ टफ लगा यहाँ पे? अब सुनो, ये जो पैराफॉलिकुलर सेल है, ये एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसका नाम है थायरोकैल्सीटोनिन। ये एक पेप्टाइड नेचर हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर हार्मोन है, ठीक। और यहाँ पे ये जो फॉलिकुलर कैविटी है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक सब्सटेंस, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है, थायरोग्लोब्यूलिन। इस थायरोग्लोब्यूलिन को, ये एक आयोडिनाइज्ड या आयोडिनेटेड सब्सटेंस है जो कि आयोडीन में बहुत रिच होगा, और इसे ही प्रिकर्सर कहा जाता है थायराइड हार्मोन का, ठीक है। यानी कि कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती है और इसी थायरोग्लोब्यूलिन से थायराइड हार्मोन बनता है। अब वो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो थायरोग्लोब्यूलिन इज द प्रिकर्सर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, ये थायराइड ग्लैंड को कौन सिक्रीट करेगा? ये फॉलिक्यूलर सेल सिक्रीट करते हैं किसको? थायराइड हार्मोन को, ठीक है। ऑलराइट, ठीक। तो सुनो, मैं कह सकता हूं कि थायराइड ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एक थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, इसको टीसीटी कह दो शॉर्ट में, ठीक है, या इसे ही कैल्सिटोनिन भी कहा जाता है। अब ये आगे मैं सब डिटेल में आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है, एकदम राइटिंग में भी, आगे थ्योरी में भी ये सब चीज़ें है, पर अभी सुन लो, ठीक है। एकदम फ्लो बना हुआ है तो पढ़ाने में मज़ा भी आ रहा है। थायरोकैल्सिटोनिन, शॉर्ट में टीसीटी या कैल्सिटोनिन, इट इज़ अ पेप्टाइड नेचर हार्मोन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो आपका यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर सेल है, ये जो हार्मोन को सिक्रीशन करता है, ये थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो मैं कह सकता हूँ थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। एक जो थायराइड ग्लैंड का पैराफॉलिकुलर सेल है, ये थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करता है, और थायराइड ग्लैंड का जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक। चलिए, इतना समझ में आया? अब आगे, अब जो जो बातें मैंने आपको बोली है ना, उस चीज़ को एकदम राइटिंग में समझते हैं, थ्योरी में। ऑलराइट, चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, ये वाला फिगर आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम कुछ बातें अभी समझेंगे। देखो, ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी। हर एक फॉलिकल, जो थायराइड का फॉलिकल है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे तो मैंने तीन ही बनाया, बहुत सारे होते हैं। हर एक थायराइड फॉलिकल जो है वो बना होता है फॉलिक्यूलर सेल्स का,
और ये फॉलिकुलर सेल्स एक कैविटी को इनक्लोज करके रखती है, एक कैविटी को समा कर रखती है अपने अंदर, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी। ये फॉलिकुलर कैविटी के आजू बाजू ही फॉलिकुलर सेल्स है, तो मैं कह सकता हूँ फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजेस अ कैविटी कॉल्ड फॉलिकुलर कैविटी। ठीक है, और हर एक थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ऑलराइट, चलिए। इन अ फॉलिकुलर कैविटी iodinated substance या iodinized substance called thyroglobulin is present। ठीक है, ये थायरोग्लोब्यूलिन क्या है? रिच होता है आयोडीन में। ठीक, और साथ ही साथ याद रखिएगा इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज टू हार्मोन। ये फॉलिकुलर सेल्स जो है ये दो तरह के थायराइड हार्मोन को सिंथेसिस करती है। पहले तो ये समझो, पैराफॉलिकुलर सेल किसका सिंथेसिस कर रही थी? थायरोकैल्सिटोनिन का, जिसकी बात हम आगे करेंगे, टीसीटी। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या करती है? ये थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो कि दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं वो? एक तो आपका टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। ऑलराइट, इसी को T4 भी कहा जाता है, क्योंकि इस हार्मोन में, ठीक है, 4 आयोडीन के एटम्स पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स, थायराइड हार्मोन दो तरह के, एक T4 जिसमें 4 आयोडीन के एटम आपको देखने को मिलेंगे, और एक ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसमें 3 आयोडीन के एटम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। T3 एंड T4 आर कलेक्टिवली कॉल्ड थायराइड हार्मोन। इन्हीं दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? थायराइड हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो आपके थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जो कि है T4 एंड T3, एंड पैराफॉलिकुलर सेल थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करते हैं। T3 and T4 are collectively called thyroid hormone. They are synthesized from टायरोसिन अमाइनो एसिड। अरे एक चीज समझो, ये जो थायराइड हार्मोन है इसका नेचर बताओ क्या है? आयोडोथायरोनिन। आयोडोथायरोनिन, ठीक है, नेचर के होते हैं थायराइड हार्मोन्स। आयोडोथायरोनिन का मतलब क्या? ऐसे हार्मोन जो कि टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं और इनके साथ आयोडीन एटम जुड़ा होता है। ठीक है, तो आयोडोथायरोनिन ऐसे हार्मोन हैं, ऐसे नेचर के हार्मोन हैं जो कि एक अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव्ड होते हैं और उनके साथ आयोडीन एटम जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन है, यानी कि आयोडोथायरोनिन होंगे ये दोनों इन नेचर। ठीक है, यानी कि ये दोनों किससे सिंथेसाइज होंगे? फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड, और इन दोनों के साथ ही क्या जुड़ा रहेगा? आयोडीन एटम जुड़ा रहेगा। T3 के साथ 3 आयोडीन एटम जुड़ा रहता है, T4 के साथ 4 आयोडीन एटम जुड़ा रहता है। चलो आगे बढ़ते। बोथ T3 एंड T4 आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कुछ याद आ रहा है? मैंने 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे आपको लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के, एक तो स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन, और एक मैंने लिखाया था आयोडोथायरोनिन नेचर के हार्मोन। स्टेरॉयड नेचर हार्मोन एंड आयोडोथायरोनिन नेचर हार्मोन आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ठीक है, और T3 एंड T4 जो है ये दोनों थायराइड हार्मोन है। ठीक है, यानी कि ये दोनों आयोडोथायरोनिन नेचर के हार्मोन है, यानी कि ये दोनों लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। देखो ये चैप्टर पूरा कनेक्शन का है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, शुरू से लेके एंड वाली चीज़ों को एक पैटर्न बना के पढ़ पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप फोकस लैक कर रहे हो, पुराने लेक्चर्स का रिवीजन ठीक से नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया पढ़ा दे रहा हूँ, सारी बातें जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ वो रिलेटेड होती है। ठीक है, तो पुराने लेक्चर्स देख के आया करो। बोथ T3 एंड T4 आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के बारे में मैंने एक और चीज़ बताया था कि ये हमेशा बाइंड करते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द टारगेट सेल
न्यूक्लियस, टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ फॉर्म करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। अरे ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अब T3 और T4 जो है, लेट्स सी T3 है, यहाँ पे हमने T3 को माना। T3 क्या है? एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। तो ये हार्मोन क्या करेगा? जाएगा इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है तो आराम से इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, जो कि लिपिड का बना होता है, फोस्फोलिपिड। फिर अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, इसके साथ T3 ही बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे जाके T3 बाइंड करेगा। ऑलराइट, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे से T3 बना देता हूँ। T3 इस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, और जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, इसे अब क्या कहोगे आप? ये एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, जो कि कहाँ बना है? सेल के अंदर न्यूक्लियस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट देखिए, T3 एंड T4 हार्मोन के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। T4 जो होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है इन अमाउंट एज कंपेयर टू T3। आपको पता है थायराइड फॉलिकल के जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, दो तरह के हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, दो तरह के थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, एक T3 T4। याद रखिएगा T4 जो है 80% अमाउंट प्रोड्यूस होता है T4 का। ठीक है, जो फॉलिकुलर सेल्स है जो दो तरह के थायराइड हार्मोन बनाएंगी, ज़्यादा कौन सी बनाएंगी? T4 80%, और T3 कितना बनता है? 20%। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन T4 कितना बना? 80%। T3 कितना बना? 20%। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पर T3 के पास एक फ़ायदा है, हालांकि कम अमाउंट में बनता है, लेकिन T3 ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू T4। T3 जब अपने टारगेट टिश्यू के टारगेट सेल तक पहुँचेगा, ठीक है, तो जल्दी रिएक्ट करेगा, रिसेप्टर के साथ जल्दी बाइंड होगा। ठीक है, जल्दी बाइंड होगा, जल्दी अपना इफेक्ट शो करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है T3। ठीक है, तो जल्दी अपना इफेक्ट शो करेगा। लेकिन वही T4 जो है ये जल्दी अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो T4 क्या करता है? ये क्या करता है, जैसे ही अपने टारगेट टिश्यू के सेल्स तक ये T4 पहुंचता है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है T3 में बाय रिमूविंग आयोडीन मॉलिक्यूल। अपने से एक आयोडीन को हटा देगा, और ये T4 T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे T4 मतलब क्या? 4 आयोडीन एटम है। T3 मतलब इसमें 3 आयोडीन एटम है। तो T4 क्या करता है? एक आयोडीन को हटा देता है। T4 एक आयोडीन को हटा के T3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि T4 अपना रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए T3 में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, चलिए अब सुनिए, आयोडीन। आयोडीन की एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। थायराइड के अंदर जो थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज होती है बाय अ फॉलिकुलर सेल, इस थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में आयोडीन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप देखो ना, T4 में भी 4 आयोडीन एटम, T3 में 3 आयोडीन एटम, तो ये आयोडीन एटम की ज़रूरत होगी, आयोडीन की ज़रूरत होगी, यानी कि तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। ठीक है, तो इसीलिए आयोडीन की हमें, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो इसके वजह से एक डिजीज़ भी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सिंपल गोइटर। अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका थायराइड ग्लैंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करता रहे। ठीक है, लेकिन अगर क्या हुआ, अगर आपके बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी आ गई, देखो हमें मेजॉरिटी ऑफ जो आयोडीन हमारे बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी में आयोडीन कहाँ से जाता है? देखा जाए तो हमारे डाइट द्वारा आयोडीन हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं, आयोडीन रिच फूड अगर है तो हमारे डाइट में आयोडीन आ गया, यानी कि हमने खाए तो हमारे बॉडी में आयोडीन चला गया। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड की ये जो फॉलिकुलर सेल्स होंगी, थायराइड ग्लैंड में जो थायराइड फॉलिकल की जो फॉलिकुलर सेल होगी, वो उस आयोडीन का अपटेक कर लेगी। ठीक है, ताकि जब थायराइड हार्मोन बनाए तो उसमें उस आयोडीन का काम लिया जा सके, क्योंकि बिना आयोडीन के जो थायराइड हार्मोन आप बना नहीं पाओगे। तो देखो, अगर ये आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा?
तो आपको एक डिजीज़ हो जाएगा जिसे हम कहते हैं सिंपल गोइटर। होता क्या है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, इसे हम कहते हैं सिंपल गोइटर। हाइपो मतलब लो, थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉयड हार्मोन का लो सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, थायरॉयड हार्मोन का लो सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में आयोडीन की कमी है, आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है। आयोडीन जितना मिलना चाहिए थायरॉयड ग्लैंड को उतना मिल नहीं रहा, तो थायरॉयड ग्लैंड क्या कर रहा है, ज़्यादा आयोडीन अब्जॉर्ब कर सके ब्लड से। ठीक है, आपके ब्लड से ही तो जो आयोडीन है वो थायरॉयड ग्लैंड तक पहुंचता है, तो ब्लड से, आपके ब्लड से ज़्यादा आयोडीन को अब्जॉर्ब कर सके, इसलिए थायरॉयड ग्लैंड फूल जाती है। ठीक है, फूल जाती है तो इनलार्जमेंट हो जाता है थायरॉयड ग्लैंड का। ठीक है, देखो इस तरीके से, ये आपका नॉर्मल थायरॉयड है, नॉर्मल थायरॉयड ग्लैंड है। ओके, और ये आपका सिंपल गोइटर, ये फूल गया। आपकी जो ये जो गर्दन वाली ये जो हिस्सा होगा, ट्रैकिया वाला हिस्सा, ये फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि थायरॉयड ग्लैंड जो है वो फूल गया, एनलार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि थायरॉयड ग्लैंड को आयोडीन मिल नहीं पा रहा जितना मिलना चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, थायरॉयड हार्मोन की जो सिंथेसाइज वो प्रोडक्शन था वो लो हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा, सिंपल गोइटर से रिलेटेड। इन सिंपल गोइटर के समय क्या होता है, थायरॉयड ग्लैंड बिकम्स कॉलर लाइक, कॉलर की तरह हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कॉलर लाइक की जो कॉलर है ना, कॉलर लाइक हो जाएगी, थायरॉयड ग्लैंड फूल जाएगी। थायरॉक्सिन सिक्रीशन इज डिक्रीज्ड, और जिसके वजह से आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर, बीएमपी लिख दिया, बीएमआर, जो लो बीएमआर अकर, यानी कि आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो घट जाती है। अच्छा, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है आगे हम समझेंगे। ठीक है, पार्ट 2 भी पढ़ाऊंगा ना मैं थायरॉयड ग्लैंड का, तब मैं आपको वहाँ समझाऊंगा डिटेल में। अभी के लिए इतना समझ लो कि सिंपल गोइटर के समय थायरॉयड ग्लैंड जो है वो कॉलर लाइक हो जाती है, थायरॉक्सिन सिक्रीशन कम हो जाता है। थायरॉक्सिन सिक्रीशन यानी कि थायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, इज डिक्रीज, और आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो लो हो जाएगा, लो बेसल मेटाबॉलिक रेट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल गोइटर ज़्यादातर उन लोगों के अंदर होता है जो कि माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं। जो माउंटेन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी डाइट में आयोडीन की कमी रहती है, ऐसा देखा गया है, जिसके वजह से जो माउंटेन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उसी में ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। बोलो, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए स्टूडेंट, पैराफॉलिकुलर सेल्स मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि स्ट्रोमल टिश्यू का हिस्सा होता है। तो सुनिए, जो स्ट्रोमल टिश्यू है ना, इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो भी मैंने ऑरेंज में हाईलाइट किया है, ब्लड वेसल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या है, क्लस्टर ऑफ सम सेल्स, कुछ सेल्स की क्लस्टर है ये। ठीक है, चलिए जैसे ये देखिए, ये कुछ सेल्स का क्लस्टर है, यही सेल्स क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स है। ये एक पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये एक पैराफॉलिकुलर सेल्स, और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है ये एक तरह का हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, जो कि पेप्टाइड नेचर हार्मोन होता है, कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, शॉर्ट में टीसीटी। और इस थायरोकैल्सिटोनिन का एक और नाम होता है कैल्सिटोनिन। अब सुनो, इट कंसिस्ट ऑफ 32 अमाइनो एसिड, 32 अमाइनो एसिड का बना होता है ये थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, डिराइव ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, डिराइव्ड ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड से डिराइव्ड होता है, और ये जो पेप्टाइड है ये 32 अमाइनो एसिड से बनी होती है, और इसी 32 अमाइनो एसिड के पेप्टाइड से डिराइव होता है ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। समझा पा रहा हूँ मैं आपको? फिर से बोल रहा हूँ, थायरोकैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल द्वारा सिक्रिएट किया जाता है, जो कि पेप्टाइड नेचर हार्मोन है। ठीक है, और जिस पेप्टाइड से डिराइव हुआ है थायरोकैल्सिटोनिन, वो पेप्टाइड 32 अमाइनो एसिड का बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन कंसिस्ट ऑफ 32 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, चलिए आगे। थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, हमारे शरीर में ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्चुअली में रेगुलेट करेगा और डिक्रीज कर देगा हमारे बॉडी के हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को। इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है,
हमारे बॉडी के ब्लड में, मतलब हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करेगा थायरोकैल्सिटोनिन, और रेगुलेट करेगा यानी कि घटा देगा। देखो रेगुलेशन में दो ही चीज़ होता है, या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, ठीक है, ऑलराइट, या फिर बढ़ाता घटाता दोनों है। लेकिन थायरोकैल्सिटोनिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है और घटा देता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने थायराइड ग्लैंड की कुछ बेसिक बातें की, ठीक है, पार्ट 1 हमने देखा। पार्ट 2 में हम थायराइड ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है, थायराइड हार्मोन, उसके हम कुछ फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। फंक्शंस हमने उतना भी डिटेल में देखा नहीं है थायराइड ग्लैंड के, जो थायराइड हार्मोन्स है उनका। अभी तक तो बस थायरोकैल्सिटोनिन का ही फंक्शन हमने देखा है, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। लेकिन जो T3 एंड T4 जो कि थायराइड हार्मोन है, उनके फंक्शन की चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में। और साथ ही में हम कुछ थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी इस लेक्चर में तो हमने बस एक सिंपल गोइटर की बात की ना, और भी कुछ डिसऑर्डर्स है, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।